Assalamu alaikum. My name is Dr. Mozam. I'm consultant nephrologist and working in Bahria and Islamabad region. आज जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करूंगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो टॉपिक ये है कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके हम किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ प्लान करें और वो किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम डायलिसिस जब करते हैं उस वक़्त किडनी के फंक्शन तकरीबन लेस दैन 15% पे जा चुके होते हैं। उस सूरत में हम डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस के करने की 2 मेजर टाइप्स हो सकती हैं। एक हम कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर और दूसरा कहते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर ऐसी चीज़ है जिसके अंदर वक़्ती तौर पर गुर्दों को कुछ नुकसान होता है और अगर इन टाइम हम डायलिसिस कर लें तो वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। डायलिसिस जो उनसे है उससे भी जान छूट सकती है और इवन ट्रांसप्लांट की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है क्योंकि वैसे ही चीज़ें हमारे गुर्दों के फंक्शन ठीक हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है, जो एक्यूट रीनल फेलियर होता है वो प्रोग्रेस करके क्रोनिक रीनल फेलियर में चला जाता है। तो उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो 3 मंथ्स का होता है कि हम 3 मंथ्स तक आपको ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, आपके किडनी के टेस्ट को नोट करते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर वो बेहतर हो रहे हों तो इसका मतलब ये होता है कि फिर हमें डायलिसिस की भी ज़रूरत नहीं है और ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं जिसमें कोरोनरी रीनल फेलियर होता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए उनके जो काज़ है उसको आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी होता है। कुछ पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ की वजह से इश्यू चल रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से इश्यू चल रहा होता है, स्टोन डिज़ीज़ की वजह से मसला होता है या उनके अपने कुछ अंदरूनी बीमारियाँ होती हैं जिसे ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस वगैरह कहते हैं, उनकी वजह से किडनी के डायलिसिस हो रहे होते हैं उन पेशेंट्स के। ऐसे पेशेंट्स के लिए किडनी ट्रांसप्लांट रिकमेंडेशंस है क्योंकि वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत बेहतर कर सकता है, चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है। पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको रेगुलर हॉस्पिटल आना नहीं पड़ता। आराम से घर रह के वो अपनी मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल करके किडनी के फंक्शंस को हम बेहतर कर सकते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट इज़ अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर द रीनल फेलियर, तो वो हमें उस तरफ ज़रूर देखना चाहिए। आज मैं आपसे जो टॉपिक कुछ डिस्कस करूँगा वो ये है कि ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनका हम किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपको उसकी इटियोलॉजी वजह पता होनी चाहिए कि किडनीज़ की खराबी की वजह क्या हुई थी। अगर हमें किडनी की खराबी की वजह पता चल जाएगी, तो जो नया किडनी हम ट्रांसप्लांट करने लगे हैं उसके लिए ज़रा आसान हो जाएगा और फिर सारी की सारी मेडिसिन्स और बाकी तमाम चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली हम मैनेज कर सकते हैं। अक्सर पेशेंट्स के लिए मैं आपको ये गाइड करूँगा कि आप उस पेशेंट के लिए किडनी बायोप्सी ज़रूर करवा के देख लें। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्या वजह हो रही थी किडनी फेलियर की। मैं एक एग्ज़ाम्पल ऐसे दे सकता हूँ कि कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में दोबारा हो सकती हैं। तो अगर कोई ऐसी बीमारियाँ हैं जिन्होंने पहले भी गुर्दों को नुकसान दिया और हमने विदाउट बायोप्सी ट्रांसप्लांट करवा लिया तो नए गुर्दे को भी नुकसान देंगी। तो हमें इसके लिए बायोप्सी की इम्पोर्टेंस होती है, वो हम करवा के देख लें ताकि कहीं ऐसी बीमारियाँ तो नहीं है कि जो दोबारा हो सके हमारे गुर्दे को नुकसान दे सकें। जिसको हम सिंपल अल्फाज में अपने कहते हैं रिकरेंस ऑफ द डिज़ीज़, तो इसलिए बायोप्सी होना गुर्दों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस ये कहती हैं कि आपने अल्ट्रासाउंड पहले ज़रूर करवा के देखना है पेशेंट्स का और अगर अल्ट्रासाउंड के अंदर नॉर्मल साइज़ किडनीज़ आ रहे हों, तो फिर आप ये किडनी बायोप्सी वाला काम करेंगे। अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसमें वो स्मॉल साइज़ किडनीज़ हैं या उनकी जो साइज़ेज़ हैं वो डिस्टर्ब हुए हुए हैं, उस सूरत में डेफ़िनेटली फिर हम किडनी बायोप्सी उनका नहीं कर सकते और उसके लिए फिर कुछ दूसरे टेस्ट करवा के उसको मैनेज किया जाता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनके हीमोग्लोबिन का मसला हो, खून की मिकदार ठीक ना हो रही हो, तो पहले हमें ऐसे पेशेंट्स की खून की मिकदार को बेहतर करना होता है। उसके लिए हमने किसी किस्म का ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे पेशेंट्स को नहीं करना होता जिनके किडनी ट्रांसप्लांट प्लान है। उनके अंदर कुछ ब्लड फॉर्मिंग इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, आयरन रिप्लेसमेंट की जाती है, ताकि उनकी बॉडी खुद ब्लड फॉर्मेशन स्टार्ट करे और उसको बिल्ड करे, ताकि ट्रांसप्लांट में किसी किस्म का इश्यूज़ ना हो। तो रफ़ली आपको पता होना चाहिए कि आपके खून की मिकदार तकरीबन 10 से ऊपर हो, ताकि आपका किडनी ट्रांसप्लांट सेफ़ली हो सके। इसी तरीके से कार्डियक इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ईसीजी करवा के देखना होता है, एको करवा के देखनी होती है कि क्या हमारे किडनी जो दिल की पंपिंग है वो डिस्टर्ब तो नहीं है, क्या वो सेफ़ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसी तरीके से अगर पेशेंट ऐसे हैं जिनको पहले कोई बाईपास वगैरह हुआ हुआ है या ऐसे पेशेंट जिनको कोई दिल का अटैक हुआ है, तो उनके लिए एंजियोग्राफ़ी और बाकी टेस्ट पहले करवा के देखे जाते हैं, ताकि हम पहले कार्डियक इवैल्यूएशन प्रॉपर कर लें।
اسی طریقے سے کچھ لنگس کو بھی پہلے ایویلویٹ کیا جاتا ہے، پھیپھڑوں کے متعلق دیکھا جاتا ہے، کوئی پریویس کوئی ٹیوبرکلوسس کا ہسٹری تو نہیں تھی، اگر پہلے ٹی بی کا مسئلہ چل رہا تو کیا ہم نے پورا کورس ٹی بی کی دوائیوں کو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ابھی کی پریزنٹ سچویشن کیا چل رہی ہے، کوئی ایکٹیو انفیکشن تو نہیں ہے لنگس کے اندر، اس کو سارٹ آؤٹ کر دیا جائے. تو کسی قسم کا بھی ٹرانسپلانٹ سے پہلے انفیکشن کو کلیئر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم لیور کا اسٹیٹس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے کہ ہیپیٹائٹس بی تو نہیں ہے یا سی تو نہیں ہوا پہلے. اگر ایسا ہوا ہو تو ہم پی سی آر کروا کے اس کی ٹیسٹ وغیرہ کو دیکھ لیتے ہیں، اور پہلے اس کی باقاعدہ اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تاکہ ٹرانسپلانٹ سے پہلے وہ ہم سارا پلان کر کے اس کو دے کے ہیپیٹائٹس کے انفیکشن کو سالو کر کے ہم ٹرانسپلانٹ کی طرف جائیں. اسی طریقے سے جو میں کچھ بتا رہا تھا کہ کڈنی فیلئر کے جو کازز ہوتے ہیں اس میں پولیسسٹک کڈنیز ہوتی ہیں، دونوں گردوں کے اندر یہ سسٹ بن سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے گردے کام ٹھیک نہیں کرتے ہیں. تو ایسے پیشنٹس کے لیے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی انفیکشنز تو نہیں ہو رہی ہیں. اگر انفیکشنز ہو رہی ہوں تو اس کڈنی کو جس میں انفیکشنز ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں، اور ریموو کرنے کے بعد اگر ٹرانسپلانٹ کیا جائے تو نیا گردہ اس جگہ پہ لگایا جاتا ہے تاکہ ہمارا گردہ کام ٹھیک کر سکے. اسی طریقے سے اگر آپ نے یہ بھی ایویلویشن کرنی ہوگی کہ جو بلیڈر ہے، مثانہ ہے، کیا وہ کام ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کیونکہ بعض اوقات اگر بلیڈر کام ٹھیک نہ کر رہا ہو تو ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ پراپر طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں انفیکشن کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں. تو دیز آر دا امپورٹنٹ فیو فیکٹرز جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے کہ ٹرانسپلانٹ سے پہلے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ سیفلی کر سکیں. کیونکہ کڈنی ٹرانسپلانٹ جب بھی کیا جائے گا اس کی کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ کسی قسم کا انفیکشن کیری نہ کرے کڈنی ٹرانسپلانٹ، اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد ہم ریگولر فالو اپ کرواتے رہیں، کڈنی کے ٹیسٹ پہ نظر رکھیں، ڈائٹ کے بارے میں خیال کریں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو کہ آپ کے نیفرولوجسٹ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے اپنی دوائیوں کو نہیں چھوڑنا. دوائیاں کڈنی ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹس کے لیے بہت ریگولر استعمال کرنی پڑتی ہیں تاکہ کڈنیز اپنا کام ٹھیک کرتا رہے. تو دیز آر دا فیو امپورٹنٹ فیکٹرز جو ہم نے ڈسکس کیے. پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے بارے میں اور کسی ڈیزیز کے بارے میں آپ سے میں ڈسکس کروں گا چیزوں کو. تھینک یو سو مچ.